बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो राना सनाउल्लाह साहब का बयान, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और दूसरा पहले सिविलियन का जो है वो फौजी ट्रायल बाकायदा तौर पर शुरू होने को जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, और इसके साथ साथ सबको ही इंतज़ार था कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो अपनी कबीना में किन लोगों को लेते हैं। तो आज बाकायदा तौर पर कबीना का ऐलान भी किया गया, और साथ साथ जो है कबीना ने हलफ भी उठा लिया गया है। लेकिन ये कबीना वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मुमकिन तौर पर ये कबीना ही सामने आएगी। और इसके साथ साथ इस वक्त कप्तान के लिए जो बुरी खबर है वो यही है कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका। उस पर अब वकला जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि 102 लोगों के बारे में कहा गया था कि उनके फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल की तरफ से बाकायदा तौर पर यकीन दहानी कराई गई कि किसी का भी इस वक्त फौजी ट्रायल नहीं चल रहा। लेकिन अब बाकायदा तौर पर आज मीडिया पर भी जो है वो खबरें चलवाई गई, और हसान नियाजी साहब के हवाले से ये खबर है जो इमरान खान साहब के भांजे हैं। उन पर जो है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जलाओ गिराओ के मामलात में उनको जो है वो कसूरवार ठहराया गया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कोर कमांडर की जो वर्दी थी वो भी लहराई थी। तो इसलिए उनके खिलाफ जो है वो सख्त तरीन इकदामात करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आज कल उनको बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना था, लेकिन अब खबर ये आई है कि उनको लाहौर हाई कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा। उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में बाकायदा तौर पर चलेगा। लेकिन इससे पहले जो है उनको किसी भी जो छोटी अदालत है उसके सामने पेश करना होगा। ये मुमकिन तौर पर जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स उनके सामने पेश किया जाएगा, जहां से जो है कानून के मुताबिक फौज बाकायदा तौर पर इनकी जो है वो तलबी करेगी, और फिर वहां से फौज के हवाले इनको कर दिया जाएगा, और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर फौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल चलेगा, और मुमकिन तौर पर शायद इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी जो है वो अमल में लाया जाएगा। और इसके साथ साथ कप्तान के हवाले से इस वक्त बुरी खबर यह है कि आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके मुकदमात पर समाअत नहीं हो सकी। आज जो वकला की तरफ से एक पटिशन फाइल की गई थी कि उनको 1 क्लास जेल दी जाए, और साथ साथ उनको जो है उनके वज़ीर आज़म होने के नाते जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी दिए जाएं। इस हवाले से और साथ साथ उनको जो है वो अटक जेल से बाकायदा तौर पर जो है वो अडयाला जेल में मुंतकिल करने का मामला था। लेकिन आज फिर से इस पर समाअत नहीं हो सकी। जस्टिस आमिर फारूक साहब वो नहीं आए। उन्होंने जो है जिस दिन से ये केस पुट हुआ है उस दिन से उनका एक ही रवैया सामने आ रहा है। वो हर रोज़ यही कहते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है और हेयरिंग नहीं कर सकते, तो मामला अगले दिन पर डाल दिया जाता। तो आज भी यही मामला सामने आया है, और कहा गया है कि जज साहब की जो तबीयत है वो नासाज है और वो अपनी जो है इलाज में मसरूफ़ हैं। लेकिन हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जज साहब अगर बीमार हैं तो उनको शिफाए कामला अता फरमाए। ये इतना हाई प्रोफाइल केस है। अगर जज साहब जो हैं वो अलील हैं तो उनको चाहिए कि ये केस किसी और जज के पास मुख्तस कर दें ताकि इसको प्रायोरिटी पर सुना जा सके, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। और अगर वो इस कदर ही ज़्यादा बीमार हैं कि मेडिकली अनफिट हैं, वो अपने ओहदे से वफा नहीं कर सकते और इस केस को नहीं सुन सकते, तो उनसे ये भी गुजारिश है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर किसी और को मौका दें कि वो कानून के मुताबिक इंसाफ जो है वो कर सके। तो आज इमरान खान साहब के लिए ये फिर से बुरी खबर है कि उनका जो मामला था
उस पर सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन इस पर अब वकला की तरफ से एहतजाज भी सामने आया और साथ साथ जो वकला के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, उनके ऊपर FIRs की जा रही हैं, उनके घरों पर जो छापे मारे जा रहे हैं, उस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है हाईकोर्ट बार लाहौर के मेंबरान ने एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार होने वाले वकला के हवाले से जो है एक अल्टीमेटम दिया है, टाइम लिमिट दी है कि इसके अंदर उनको प्रोड्यूस किया जाए। अगर उनका कोई कसूर है तो उनको मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए, नहीं तो उनको रहा किया जाए, वरना जो है इस वक्त वकला ने एहतजाज की कॉल बाकायदा तौर पर दे दी हुई है, जिससे मुल्की हालात जो है वो मज़ीद इंतशार का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक बयान सामने आया राना सनाउल्लाह साहब का। उन्होंने बयान दिया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए उनको गारंटी मिल चुकी है, रिस्क ज़ीरो हो चुका है और वो सितंबर में वापस आएंगे। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार कौन है जो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि वो अदालत से मुजरिम करार पा चुके हैं और इश्तिहारी भी हैं और एक इस्ताम के ऊपर वो इलाज करवाने की नीयत से गए थे, जो कि 4.5 साल के जो है एक लंबे अरसे के बाद अब वतन वापस आने के लिए कहा यह जा रहा है, उनको गारंटियां दी जा रही हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये गारंटियां कौन दे रहा है, कि उनको जो रिस्क है वो किस तरफ से है, तो क्या उनके जो कानूनी जो केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या बनेगा। इस तरह ये एक सवालिया निशान, आज एक नया पेंडोरा बॉक्स राना सनाउल्लाह ने खोला है। इस पर हर कोई सवालात जो है वो उठा रहा है। तो आज की जो अहम तरीन खबर थी वो काकड़ साहब की काबीना थी, बाकायदा तौर पर काबीना का ऐलान किया गया और काबीना ने हलफ भी उठा लिया है। लेकिन मैंने अपने पहले व्लॉग में आपसे ये बात की थी और आपको बाकायदा तौर पर नाम भी बताए थे कि मुमकिन तौर पर इन नामों में से ही जो है वो बड़े ओहदे दिए जाएंगे। उनमें से अक्सर जो हैं उनके नाम इस काबीना में शामिल हैं, जिसमें सरफराज बुगटी साहब, जलील अब्बास साहब और साथ साथ एजाज गोहर साहब के नाम मैंने आपको पहले भी बताए थे। लेकिन इसमें काबीना जो सामने आई है वो ये पहले भी जो है तवक्को की जा रही थी कि एक टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप आएगा, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब भी एक टेक्नोक्रेट टाइप के ही शख्सियत हैं। तो अब जो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी काबीना चुनी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोक्रेट बंदे रखे हैं, जिसमें एक सबसे पहले उन्होंने एक अहम तरीन ओहदा वज़ीर दाखिला का जो दिया है वो अपने इंतहाई करीबी दोस्त सरफराज बुगटी को दिया है और वो अनवार साहब के पुराने और अच्छे दोस्त हैं। ये जो ओहदा है वो बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह जो किरदार अदा कर रहे थे, तो मुमकिन तौर पर सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो राना सनाउल्लाह वाला किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ वजारत मजहबी अमूर जो है वो अनीक अहमद साहब को बाकायदा तौर पर सौंपी गई है। एजाज गोहर साहब जो हैं उनको वजारत बराए सनत व तजारत दी गई है। ये बहुत बड़ी जो है एक वजारत है, इसमें अरबों रुपए के जो है वो करप्शन हो सकती है और ये मामलात की खुर्द बुर्द की जा सकती है। तो एजाज गोहर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो मोहसिन नकवी के बहुत करीबी दोस्त हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जरदारी साहब के दूसरे मुबले बेटे भी हैं। डॉक्टर नदीम जान साहब जो हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, उनको बाकायदा तौर पर वजारत सेहत दी गई है। इसके साथ साथ जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनवार अली हैदर साहब, उनको वजारत दफा दी गई है। और जितने भी फ़ौज और आवाम के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो तमाम तर ताल्लुकात जो हैं वो वजारत दफा ने चलाने होते हैं। तो ये अब बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसफ वाला ओहदा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनवार अली हैदर साहब को जो है वो सौंपा गया है। और इसके साथ साथ जलील अब्बास जिलानी साहब को वज़ीर ख़ारजा जो है वो ओहदा दिया गया। ये बिलावल भुट्टो साहब वाला ओहदा है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनके ताल्लुकात
जो है वो अनवारुल हक काकड़ की निस्बत ज़्यादा अच्छे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये भी एक अहम तरीन ओहदा सौंपा गया है। ये भी एक टेक्नोक्रेट हैं। इसके साथ साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी समझे जाते हैं। इनको बहुत बड़ा एक अहम रोल दिया गया है, इनको वजारत इत्तलात दी गई है, और मुर्तज़ा सोलंकी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के मुखालिफ बात करते हैं। तो अब बाकायदा तौर पर ये इत्तलात को संभालेंगे, और हमें शायद ये भी देखने को रोज़ मिले कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नई से नई जो खबर है वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ही सुनाएं। इसके साथ साथ डॉक्टर उमर सैफ साहब जो हैं उनको आईडी वज़ीर बनाया गया है, और ये भी बाकायदा तौर पर टेक्नोक्रेट हैं। इसके साथ साथ शमशाद अख्तर साहिबा हैं, वो इनको भी जो है वजारत ख़जाना का ओहदा दिया गया है। ये भी एक टेक्नोक्रेट शख्सियत हैं इनका, लेकिन काफ़ी कसीर एक एक्सपीरियंस है स्टेट बैंक के हवाले से, मामलात को देखने के हवाले से। तो इनको लगाने का जो मकसद है वो यही है कि ये जो है फिनांस की पॉलिसी मैटर्स को अच्छी तरह से हैंडल करें, और IMF के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल रखने की जो है वो भरपूर कोशिश करें। तो इस तरह जो है वो एक जो सामने आया है, कमीना सामने आई है काकड़ साहब की, वो टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप है। तो ये अब बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों को, जो लोग इनको लेकर आए हैं उनका जो एजेंडा है उसको आगे लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो हर आने वाले दिन बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। गरीब जो है इस वक्त दो वक्त के नवाले के लिए भी तरस रहा है। और एक और अहम तीन जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ी मुलाकात हुई है। वो ये मुलाकात बाकायदा तौर पर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दरमियान हुई है। ये कहा यह जा रहा है कि 2 घंटे से तवील मुद्दत थी, और मुद्दत की मुलाकात थी। इसमें जो है इलेक्शन के हवाले से जो है बात हुई, और सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस मुलाकात के बाद ये एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाना चाहता है। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है कि हल्का बंदियाँ और नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी, उसके लिए कम अज़ कम भी 4 माह दरकार हैं। तो इस तरह जो 90 दिन का एक शेड्यूल था वो इस वक्त उस पर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह से एक टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप लाया गया है, और जिस तरह के मामलात इकॉनमी को लेकर चल रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है कि इलेक्शंस इस वक्त बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है राजा रियाज की तरफ से कि फरवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन मुमकिन तौर पर फरवरी में भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कि क्योंकि जो हालात हैं वो इस तरह के नज़र नहीं आते कि फरवरी के अंदर भी इलेक्शंस हो सकें। ये आज की कुछ अहम तीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। लेकिन अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।